हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 100 दिन रह गए, 100 दिन भी नहीं रह गए। इट्स लेस देन 100 डेज फॉर यू टू टेक द टफेस्ट एग्जाम इन योर लाइफ। जिस एग्जाम की तुमने इतनी तैयारी की है, 1 साल 2 साल, यू नेवर नो, काउंटलेस नंबर ऑफ मिनट्स एंड आवर्स जो तुमने स्पेंड किए टू क्रैक दिस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, ठीक तुमसे 100 दिन दूर है। नाउ द सिचुएशन हियर इज कि इतना समझदारी हर एक को होनी चाहिए, और आई एम श्योर है तुम सब लोगों के पास, कि सारे के सारे टॉपिक्स को आप इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। अगेन नहीं बोल सकते कि 1 to लेकर 100 तक जितने भी पॉइंट्स है सब सारे टॉपिक्स एक जैसे, सर्टेनली नॉट। एक कुछ हद तक सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है, कुछ हद तक तुम्हें एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने की जरूरत है, कुछ हद तक तुम्हें ट्रेंड एनालाइज करने की जरूरत है, और वही काम हम आपके साथ कर रहे हैं ऑन दीज वीडियोस। मैं तुम्हारे साथ, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से सुना जाए। आजकल की जो इंस्टाग्राम की और ट्विटर की दुनिया में हमारी कंसंट्रेशन हो गई है कम। हमें बोलने की जल्दी होती है, समझने की, सुनने में बड़ी हमको आनाकानी करनी पड़ती है। सिचुएशन यहां का बड़ा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। The topic is most important topics for UPSC CSE 2023। दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, दुनिया में ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम नहीं बना। इनफैक्ट अगर तुमने नोटिस किया होगा तो एक बड़ा खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मॉडल जो बड़ा फेमस हुआ है, उसको दिया गया जी यूपीएससी का पेपर, जाके बेटा एग्जाम दे दे। फेल हो गया भाई वो। यूपीएससी का एग्जामिनेशन का पेपर नहीं सॉल्व कर पाया तुम्हारा सो कॉल्ड चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यही सिचुएशन मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं। दुनिया में कोई भी यूपीएससी के एग्जाम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन प्रीवियस कुछ ईयर्स के ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर पढ़ सकते हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो टॉप ऑफ द पिरामिड है वो है लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें पता ही नहीं चलता और वो पूछ लिया जाता है। जैसे राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। राइट टू प्राइवेसी कैसे पता चला? वो एक लैंडमार्क जजमेंट का फाइनल एनालिसिस था। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट देयर इज राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। उसी तरह से 2019 में 2019 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया, और वो आया कि राइट टू मैरी एंड राइट टू चेंज वंस फेथ। वो कहां से आया? बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन कहां से आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, टॉपर्स, सूरमा, अरे इंस्टीट्यूट्स, वो लोग कंफ्यूज हो गए कि कहां से आया। एक्चुअली वो भी एक लैंडमार्क जजमेंट में से आया। नाउ द सिचुएशन हियर इज कि मैं तुम्हें बहुत कम टाइम में आपको एक ब्रीफ अप दे दूंगा ऑफ सम ऑफ दीज लैंडमार्क जजमेंट्स। मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इसमें से आगे पूछा जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप मेरे साथ ऑलरेडी पढ़े हो, तो हम लोगों ने बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट्स की हुई है और काफी कंसिडरेबल डिटेल में की हुई है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको अगले कुछ मिनटों में एटलीस्ट टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स फटाफट समझ में आ जाएगी, इसका मैं तुम्हें वादा करता हूं। सो पे अटेंशन टू द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। और मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इसके नोट्स जरूर बनाता, ताकि तुम्हें उसके बाद लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स है। अन अकेडमी ने अपना एक ऑफलाइन सेंटर भी लॉन्च कर दिया है, एंड एट वेरियस पार्ट्स ऑल्सो। बट दिल्ली में अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपको कॉम्प्रिहेंसिव 100% सिलेबस की उम्मीद है, और आप क्लासरूम कोचिंग से या क्लासरूम लर्निंग करना चाहते हो, दरवाजे खुले, आप इसका आपका स्वागत है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी ऐसा लगता है कि जी हम लोग ऐसा एक्स्ट्रा क्या पढ़ाते हैं ना, क्यों अन अकेडमी इतना जोर जोर से बोलते हैं कि हमें ज्वाइन करो, और क्यों अन अकेडमी इज सो प्राउड ऑफ इट्स एजुकेटर्स एंड द मेथड ऑफ टीचिंग। कुछ तो होगा। अब ये बोलने वाली चीज तो होती नहीं, हम अपनी तारीफ क्या करें। सो वो पूछते हैं हमसे कि गालिब कौन है, अब तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अभी नहीं बता सकते हम, तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। सो द आइडिया इज, हमने आपके लिए 7 डेज फ्री ट्रायल कर दिया फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सारे के सारे ऑफर्स, तुम आओ, इस तरीके से आओ, इस कोड को स्कैन कर लो, अपना गोल चूज कर लो, अपना एक्टिवेट योर कोड करो। कोड मतलब मेरा कोड यूज करो, SIDLIVE, SIDLIVE।
सिड लाइव कोड यूज करो और आ जाओ। आपका स्वागत है। क्या बिल्कुल क्लीन, साफ, स्पष्ट बातें की जाए ना, वही जिंदगी में ज्यादा दूर तक साथ देती है। तो हम आपको बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, आप आ जाओ। 7 डेज आपका फ्री ट्रायल है, एक पैसा नहीं लगने वाला, खुद आजमा के देख लो और सब कुछ ओपन है। आप लोगों के लिए कोई स्पेशल दरवाजा नहीं खुला हुआ। ओके, जैसे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ो। मेक श्योर कि आप उसको एक्सपीरियंस करो कि यार जिसके लिए ये लोग इतना जोर जोर से बोलते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं, तो ऐसा कुछ तो होगा। मेक श्योर दैट यू एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ एंड देन टेक अ कॉल। तुम्हारे करियर का मामला है, तुम्हें खुद को फैसला करना है, लेकिन हम आपको ये तो बता सकते हैं कि हम लोग 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कराते हैं। तो कराते कैसे? कोड याद रखना है आपको, SIDLIVE, SIDLIVE, ये मेरा रेफरल कोड है। 7 दिन का आपको फ्री ट्रायल है, एकदम आओ एंड एंजॉय दिस पार्ट। आज का वीडियो विदाउट मच अडू, हमारा पहली जजमेंट, फर्स्ट जजमेंट को बोला गया हेबियस कॉर्पस केस। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हेबियस कॉर्पस क्या है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो हेबियस कॉर्पस एक तरह की रिट होती है, एक तरह की रिट होती है। सो इट इज अ रिट। ओके, आई होप तुम्हें रेड में शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, रुको। तो ये है रिट। ओके, सो इट इज कॉल्ड एज अ रिट। हेबियस कॉर्पस रिट कब इस्तेमाल की जाती है? हेबियस कॉर्पस रिट तब इस्तेमाल की जाती है जब तुम्हारा आर्टिकल 21 वायोलेट हो रहा हो। अब आर्टिकल 21 क्या है? देखो, एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी से तीसरी कहानी कनेक्टेड होता है। आर्टिकल 21 बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा उनको रिवाइज हो गया, और जिनको नहीं पढ़ा होगा उनको लगेगा भगवान जाने ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। ज्यादा टेंशन लो मत, अभी तुम्हारे पास एग्जाम करीब है, इसको लेकिन रट लो। आर्टिकल 21 के लिए एक अच्छा सा लाल रंग का पेन लो, दीवार पे लिख लो। क्यों? क्योंकि इसको हमारे बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अगर आपको आर्टिकल 21 नहीं पता तो भाई बहुत मेजर गड़बड़ हो जाने वाली एग्जाम में। तो ऐसे करो, लाल रंग का अच्छा सा पेन लो, नया पेन लो, दीवार पे लिख लो आर्टिकल 21 से नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है ये बाद में पता करेंगे। अभी के लिए हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे वर्ड पर्सनल लिबर्टी में। तुम्हें उठा के मैं फटाक से जेल में डाल दूं, देखू ही ना, वारंट ना कैसा हुआ, अरेस्ट का कोई कारण था कि नहीं कारण था, तुम्हें वकील को अपॉर्चुनिटी दी गई कि नहीं दी गई, तुम्हें जितना टाइम के लिए रखना गया था उससे ज्यादा रखा गया, तुम्हारे लिए लॉ का जो ट्रायल का मेथड था वो नहीं फॉलो किया गया, तो तुम जोर जोर से चिल्ला के बोल सकते हो जी हमारे को इलीगल कस्टडी में रखा गया है। क्या बोलोगे? इलीगल कस्टडी में रखा गया है, इलीगल अरेस्ट किया गया है, मेरी पर्सनल लिबर्टी ले ली, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि देयर इज अ रेमेडी, उसका बीमारी का इलाज है हेबियस कॉर्पस। आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, आप जाओ हाई कोर्ट और वहां पर पिटीशन मूव कर दो हेबियस कॉर्पस की, और हेबियस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए अगर कि भैया तुम्हें इलीगल अरेस्ट, इलीगल कस्टडी में डाल दिया गया है, तुम्हारी आर्टिकल 21 वायोलेट कर ली गई है, हेबियस कॉर्पस रिट जाएगा, स्टेट तुमको छोड़ देगा। मुबारक हो। कुछ ऐसी ही कहानी एक लेडी के साथ हुई थी वे बैक इन द 70s, जिनका नाम था हुसैन आरा खातून। हुसैन आरा खातून इसी तरह से बिहार के प्रिजन्स में थी, उनके साथ कई ऐसे थे जिनको इलीगल कस्टडी में रखा गया था। अब एक PIL फाइल हुआ जिसे हिंदी में बोला जाता है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक PIL फाइल हुआ जिसको रिट पिटीशन में कन्वर्ट किया गया और वो था हेबियस कॉर्पस केस। उसको फेमस इसलिए हुआ क्योंकि ये हुसैन आरा खातून केस ही हेबियस कॉर्पस केस था। हेबियस कॉर्पस केस ही पहला मोस्ट पॉपुलर PIL था। नाउ इसमें यह बात बोली गई कि जी इनको इलीगल कस्टडी में क्यों रखा गया? तो इलीगल कस्टडी में इसलिए रखा गया क्योंकि जी ट्रायल चल रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख हो रही है, और वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होने के चक्कर में तुम्हारा आर्टिकल 21 यानी कि तुम्हारा लिबर्टी का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो बाय बाय हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू स्पीडी ट्रायल, जल्दी, वक्त से, स्पीड में। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब यह नहीं होता कि जो तुम 10 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, अंडर ट्रायल प्रिजनर को अंदर ही जेल में रखो, केस चल रहा है जी भाई, तेरे अभी तो फैसला भी नहीं हुआ, तू जेल में बैठा हुआ है। नॉट डन। आर्टिकल 21 में राइट टू स्पीडी ट्रायल भी इंक्लूडेड होता है। तो सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मत बोलो, तो ये मत बोलो कि डिलीवरी होगी, हाँ बोलो कि आज ही डिलीवरी होगी। अमेजॉन वाले तुम्हें क्या बोलते हैं? सिर्फ डिलीवर करेंगे, आज डिलीवर करेंगे, लेट हो गया
तो तुम्हें डिलीवरी का पैसा माफ है, या फिर पिज्जा 45 मिनट में नहीं आएगा, फ्री होगा। वैसे ही जब हर चीज, छोटी छोटी चीजें डिलीवर होने का टाइम बाउंड होता है, तो डोंट यू थिंक कि जस्टिस डिलीवरी के लिए भी टाइम होना चाहिए। इसीलिए राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, और ये इसीलिए एक हेबियस कॉर्पस फाइल किया गया फॉर और अगेंस्ट द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, अंडर ट्रायल जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है, अभी उनकी कन्विक्शन नहीं हुई है, अभी उनको सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन वो बेचारे जेल में पड़े हुए थे। इसी हुसैन आरा खातून केस की वजह से PIL रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जनहित याचिका का रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, जिनमें से बहुत सारे केसेस आज भी आएंगे। सो ये आपका पहला है हेबियस कॉर्पस केस, दिस इज इट। सेकेंड केस, ऑलराइट, ज्यादा समय ना मैं लूंगा, ना तुम्हारे पास है, जो चीज तुम्हारे पास है नहीं वो तुम किसी को दे कैसे सकते हो। तो लोग एक दूसरे को बोलते हैं हमें ना आपका थोड़ा सा समय चाहिए, बोला भाई हमारे पास ही नहीं है, ऑलराइट, तो हमें ये नहीं पता कि कल कितना समय है, इसलिए जल्दी पढ़ लो और फटाफट याद कर लो। और अब क्या था ना, जब वक्त रहते तुम्हें पढ़ना था, डिटेल होता है, तब तो किया जा सकता है। अभी तुम्हारे पास बच गए हैं 100 से कम दिन। अगला केस जो हमारे सामने है उसे बोलते हैं विशाखा केस। ओके, तो इस केस का एक्चुअली नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये भी एक PIL ही था। नाउ इस केस के बारे में तुमने कई बार सुना होगा, जब तुम टीवी में देखा होगा, न्यूज में आया था, बड़ा फेमस हुआ था, जिसे #MeToo कैंपेन बोला गया था। मुझे पता नहीं तुम लोगों ने इसको देखा होगा, जैसे देखा जरूर होगा, तुम लोग सोशल मीडिया जनरेशन हो, ज्यादातर सोशल मीडिया में जो होता है वो इस जनरेशन को पक्का मालूम होता है, ये भी मालूम होता है कि कौन सी पिक्चर ने कितना बॉक्स ऑफिस कमाया। ये किस बहुत सारे कम लोगों को पता होगा कि अगर यार कोई नई जजमेंट आई, पार्लियामेंट ने नया लॉ बनाया, ये जरूरी नहीं होता हर एक को पता हो, लेकिन सोशल मीडिया में कौन वायरल है वो आजकल की जनरेशन को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो #MeToo कैंपेन जो था, उसका जो बैकग्राउंड था वो आज मैं तुम्हें बताता हूं। तो राजस्थान का ये मामला था, वहां पर एक लेडी थी, उनका नाम था भंवरी देवी। उनके खिलाफ जो क्राइम हुआ था उसको बोला जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अब बात प्रॉब्लम कुछ और थी। अगर तुम भारतीय दंड संहिता यानी कि कानून की कोई किताब उठा के देख लो, IPC, या तुम इसको पढ़ने की कोशिश करो, तो तुम्हें सारे तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस दिखेंगे। रेप दिखेगा, छेड़छाड़ी का मामला दिखेगा, इनडिसेंट दिखेगा, बट आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वर्ड नहीं दिखेगा। और ये हुआ था भंवरी देवी जी के साथ। सो भंवरी देवी जिस ऑफेंस को फेस कर रही थी उसके बारे में, या जिस तरह का ऑफेंस उनके खिलाफ हो रहा था, उसके बारे में कोई लॉ नहीं था। उस रिलेशन में ये केस बड़ा फेमस हो गया, एंड दैट केस वाज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया दैट देयर इज अ लेजिस्लेटिव वैक्यूम विद रिगार्ड्स टू नथिंग अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस बीइंग पुट इन एनी लॉ व्हाटसोएवर। IPC में लिखा ही नहीं हुआ, एंड दैट इज वाई पुलिस के लिए इसको जस्टिफाइडली किसी एक धारा, एक दफा के नीचे लगाना नामुमकिन हो गया। और उसका अंत नतीजा क्या हुआ? अंत नतीजा यह हुआ कि जिसके साथ ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रहा है, उन बेचारी लेडी को जस्टिस नहीं मिल रहा। सो उस सिचुएशन को डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में विशाखा गाइडलाइंस दी। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी और 1997-98 में ये एक्टिव हो गई। विशाखा गाइडलाइन सारे के सारे राज्य, सारे के सारे स्टेट, सब लोगों को, पूरा यूनियन से लेकर स्टेट तक हर जगह पर ये गाइडलाइंस थी कि आपको क्या स्टेप फॉलो करना है। जिस तरह से कि विमेन अगर वर्क करती है, चाहे वो सरकारी महकमे में हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रहा है किसी भी तरह का, तो वो किस तरह से कंप्लेन करेंगे, किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये विशाखा गाइडलाइंस इतनी पावरफुल थी कि इन्होंने बचा के रखा और इन्होंने एड्रेस किया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस फॉर 15 साल। 15 साल के बाद पॉश एक्ट बना, जो कि एक्चुअली पार्लियामेंट ने बनाया, विच वॉज कॉल्ड एज द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013। तो सोचो विशाखा गाइडलाइंस खुद कितनी पावरफुल रही होंगी। 15 साल इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्लियामेंट्री लॉ ऑल्सो वो विमेन की ये प्रॉब्लम दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को एड्रेस कर रही थी। ये जो एक्ट है पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, यही पॉश एक्ट #MeToo कैंपेन, जब मीटू कैंपेन में हुआ था, मीटू कैंपेन तो ट्विटर पे हुआ या सोशल मीडिया पे हुआ, तो
उसके पीछे लीगल सैंक्शन क्या है? ट्विटर थोड़ा ना पनिशमेंट देने आ जाएगा, इंस्टाग्राम से थोड़ा ना पनिश करोगे, पनिश तो स्टेट करेगा ना, कानून करेगा ना, प्रक्रिया करेगी ना। तो वो कौन कर रहा है? वो करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013। तो कभी कोई क्वेश्चन आ गया कि #MeToo कैंपेन या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के पीछे लीगल सैंक्शन क्या है, कौन बचा के रखेगा? तो बोलना प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। और पीछे सब कुछ क्वेश्चन आया कि जब ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 नहीं था तो कौन बचा के रखता था? तो बोल देना विशाखा गाइडलाइंस। ऑलराइट, नेक्स्ट केस इज हादिया केस। ये तुम्हें बड़ा फेमस है, ये पढ़ा है क्या? नहीं तो जरूर तुमने इसके बारे में सुना होगा और पढ़ने की कोशिश भी की होगी, बट ज्यादातर लोगों ने इसको ऊपर से सिर्फ न्यूज में सुना और भूल गए। नो, इसे कभी मत भूलना। इस केस का नाम एक्चुअली शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम केस है। सो दिस केस इज कॉल्ड एज शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम केस। और शफीन जहान वर्सेस अशोकन केएम केस 2018 का केस का नाम हादिया केस क्यों पड़ा? शफीन जहान हस्बैंड है ऑफ अ लेडी, उनका नाम, बचपन का नाम, पैदाइश नाम अखिला अशोकन था। अखिला अशोकन ने शफीन जहान से निकाह करने के बाद जो अपना नाम अपने लिए रखा वो नाम था हादिया, इसीलिए ये नाम केस फेमस हो गया हादिया केस से। नाउ इस केस में एज द नेम सजेस्ट, थोड़ी बहुत स्टोरी तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। अखिला अशोकन वाज बोर्न अ हिंदू गर्ल, लेकिन शी डिसाइडेड टू बिकम अ मुस्लिम। मतलब उन्होंने अपना फेथ बदला, धर्म परिवर्तन किया। क्या ये अलाउड है? ये सवाल सामने सामने पूछा गया इन द हादिया केस और उन्होंने बोला कि राइट टू चेंज वंस फेथ तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारी मर्जी है, आर्टिकल 21 में तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। कुछ याद आ रहा होगा? हाँ सर, याद आ गया मुझको गुजरा जमाना, थोड़ी हकीकत थोड़ा फसाना। मतलब ये 2019 का स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस भी आर्टिकल 21 है और राइट टू चेंज वंस फेथ भी आर्टिकल 21 है। तो तुम शादी कर सकते हो, जिस मर्जी से करो। दिस इज अलाउड अंडर आर्टिकल 21। ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, ये चॉइस है, ये डिग्निटी है, तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी से शादी करो, नहीं करनी ना करो, चॉइस तुम्हारी है, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता। हाँ, बशर्ते कि तुम 18 एंड अबव हो। ऑलराइट, ऐसा पता नहीं चलेगा माइनर एज में तुम लोग बोलो मैं तो शादी करूंगा या करूंगी, ऐसा लफड़ा अलाउड नहीं है। वाई? बिकॉज लॉ के साथ फॉलो करना है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो हमारे यहां सिचुएशन आर्टिकल 21 है। तो हादिया केस में मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें इससे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है और इससे ज्यादा सो कॉल्ड अपना हेडेक करने की जरूरत है, तुम्हारे पास टाइम है नहीं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट टॉपिक। ये केस तो अभी तक हमने 3 कर लिए, राइट? सो मेक श्योर कि फटाफट नोट्स बनाते चले जाओ, तुम्हारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो मोर और लेस एड्रेस हो ही जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन केस। अब ये नाम ऐसा है नहीं, लेकिन ये फेमस हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन केस। हुआ क्या था? पहले केस का नाम लिख लो। केस इतना फेमस है कि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और यूनियन ऑफ इंडिया। एक्चुअली केस था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, फिर यूनियन ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीनर बना था, बोला कि हमें भी सुन लो, और इसको बोलते हैं इंटरवीनर। ये बड़ा पुराना केस है, 1950। शायद पहला ऐसा केस था जब सुप्रीम कोर्ट को अपॉर्चुनिटी मिली थी ये देखने के लिए कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट किस हद तक पार्लियामेंट के या फिर पार्लियामेंट के लॉ के ऊपर निगरानी कर सकता है, नजर रख सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब एक केस, एक लॉ हुआ करता था 1950 के जमाने में जब था, उस लॉ का नाम था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो ये नाम हो गए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, लिखते चले जाओ। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेंशन है और प्रिवेंटिव है। डिटेंशन मतलब मैंने तुम्हें डिटेन कर दिया, अरेस्ट कर दिया, रोक लिया, नहीं जाने दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, जो मर्जी कर दिया, तुम्हारी लिबर्टी रख ली अपने पास। सारा खेल किसका है? आर्टिकल 21 का। फिर से याद रखना, दीवार पे लिख लिया, लाल रंग का पेन लेकर मैंने बोला था दीवार पे लिख लो। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जी तुम्हारी लिबर्टी तो ले सकता हूं, लेकिन लॉ फॉलो करने के बाद, पता नहीं तुमने कोई गुनाह किया, तुमने किसी का मर्डर कर दिया, थोड़ा ना मैं तुम्हारी लिबर्टी छोड़ दूंगा, उठा के जेल में डालूंगा। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ज्यादा जरूरी वर्ड है। अब डिटेंशन 2 तरीके के होते हैं। एक, जब तुमने गुनाह कर दिया और फिर मैंने तुम्हें उठा के जेल में फेंका।
दूसरी बात कि अभी तक तुमने गुनाह किया नहीं, लेकिन मेरे को तुम्हारी शक्ल सूरत से, तुम्हारी हरकतों से ऐसा लग रहा है, तुम्हारे कारनामे ऐसे है ना पुराने, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ना कोई क्राइम करोगे। और आप कौन हो सर? मैं स्टेट हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार तुमसे ना रोक लिया जाए इससे पहले ही कि तुमने कुछ ना कुछ गुनाह करने का मन बना लिया है, या फिर मेरे को तुम्हारी हरकतें ऐसी लग रही है, जो तुम्हारे लक्षण है ना वो ठीक नहीं लग रहे मेरे को, तो मैं तुम्हें प्रिवेंटिव डिटेन भी कर सकता हूं। ओके, सो प्रिवेंटिव on reasonable apprehension that a crime may be committed by a person, I may preventively detain you। जिनको ये अंग्रेजी की इतनी लंबी चौड़ी भाषा नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, उसका मतलब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मम्मी पापा बचपन से बोलते थे कि बेटा सुबह सुबह उठो, योगा करो, जॉगिंग करो, घास पे चलो। वो क्यों होता था? प्रिवेंशन। ओके, बीमार होने के बाद थोड़ा ना घास पे चलना होता है। द पॉइंट हियर इज, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में कुछ गड़बड़ था। गड़बड़ इन द सेंस था कि इसमें कुछ ऐसी प्रोटेक्शंस नहीं दी गई थी जो आमतौर पे आर्टिकल 21 से एक्सपेक्टेड होती है। जैसे इसमें बोला गया था कि तुम्हें रीजन नहीं बताया जाएगा, या फिर तुम्हें लॉयर नहीं दिया जाएगा। AK गोपालन साहब, जो कि उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े माने हुए लीडर थे, उनको इसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में डिटेन किया गया। AK गोपालन साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। AK गोपालन साहब ने बोला, माय लॉर्ड, ये अजीब सा लॉ है, इसमें ये लॉ ही अनफेयर है, ये लॉ ही बेकार है, ये कैसा है, ये तो जस्टिफाइड ही नहीं है, मेरे को उठा के ऐसे अरेस्ट कर दिया, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो हो रहे, आप ना इस लॉ को ही खारिज, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अजीब सी बात है। उन्होंने जो डिक्लेयर किया, उन्होंने बोला जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द लिखा हुआ है वो लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि हम सिर्फ प्रोसीजर देखेंगे। वी विल नॉट फोकस ऑन कि लॉ क्या है, वो फेयर है, जस्ट है, ठीक है, गलत है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, नेचुरल जस्टिस है, नहीं है, ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा काम है टू लुक ओनली एंड ओनली एट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा और उन्होंने यही बात फैसला कर दी कि जी नैरो इंटरप्रिटेशन है, हमारी इंटरप्रिटेशन इज ओनली एंड ओनली टारगेटिंग एट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तुम ये सब बातें जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लॉजिकल है, नहीं है, ये सब किसी और दिन, दिस इज नॉट आवर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। AK गोपालन केस, इसलिए कई बार ऐसा बोला जाता है दैट इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि सुप्रीम कोर्ट कुड हैव सेट द लॉ करेक्ट ऑन दैट वेरी डे, बट ऐसा नहीं हुआ। बट ऐसा घबराया मत करो, ओके, देर है अंधेर नहीं, जब तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है तब तक घबराने की जरूरत नहीं होती। सो सुप्रीम कोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी विदाउट अ आयोटा ऑफ डाउट। 1950 का केस था AK गोपालन केस, जब नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ जुडिशियल रिव्यू का। दिल तो दुखा होगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, घबराने का नहीं। पासपोर्ट केस, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है, जो 1958 में तुम्हारी उम्मीदें टूट गई, जो तुम उम्मीद तो बहुत कर रहे थे, डोंट वरी, वो उम्मीद ठीक बैठ गई इन मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस। इसको पॉपुलरली पासपोर्ट केस बोला जा सकता है, वैसे ऐसे ना भी बोलो, तुम इसको याद रख सकते हो। द केस की जो बैकग्राउंड स्टोरी वो है कि मनेका गांधी जी का पासपोर्ट इंपाउंड किया गया था विदाउट गिविंग हर एन अपॉर्चुनिटी और विदाउट गिविंग हर द रीजन व्हाई द पासपोर्ट को इंपाउंड यानी कि सीज यानी कि जब्त किया गया। मनेका गांधी जी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और वो एक लैंडमार्क केस हो गया जिसे बोला गया मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट एनालाइज किया, बोला कि पासपोर्ट जो होता है ना वो कागज का टुकड़ा नहीं होता, पासपोर्ट इज ऑल्सो योर चॉइस। तुम देश छोड़ो, देश से वापस आओ, ट्राई टू ट्रैवल अब्रॉड भी एक तरह की तुम्हारी चॉइस है, और इस हिसाब से वो भी आर्टिकल 21 में कवर होता है। एंड दैट इज वाई लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। ये आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से स्टार्ट हुई। उसके बाद फ्रांसिस कोराले म्यूलन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो थोड़े सालों बाद हुआ 1981-82 में, वहां पर भी इसी चीज को इंटरप्रेट किया गया। नाउ द सिचुएशन हियर इज कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह लाइन बोली कि जो AK गोपालन केस था ना, हाँ 1950 का केस था जिसमें तुमको थोड़ी सी नाराजगी थी, हाँ कि तुमने नैरो इंटरप्रिटेशन कर दी, वो नैरो इंटरप्रिटेशन वाला हम जो डिसीजन है उसे ओवररूल करते हैं और अब इंटरप्रिटेशन इज वाइडर इंटरप्रिटेशन। सो वी आर नाउ टेकिंग एट अ वाइड लुक एट द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू और हम इंक्लूड करेंगे सब्सटैंटिव ड्यू प्रोसेस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
अब ये क्या हो गया सर, व्हाट इज ड्यू प्रोसेस और लॉ सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस? जी तुमने पिछली बार से प्रोसीजर देखा था ना, पिछली बार ये मना कर दिया था ना कि भाई हम लॉ नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि लॉ इज फेयर और लॉ इज जस्ट और लॉ इज फॉलोइंग प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस। अब हम दोनों चीजें देखेंगे। वी विल ऑल्सो सी वेदर द लॉ इज फेयर, लॉ इज जस्ट, लॉ इज लॉजिकल, एज वेल एज दैट प्रोसीजर इज फॉलोड। कुछ ऐसा ही एग्जैक्ट टर्म एक्चुअली दिया हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अगर तुम यूएसए में चले जाओ, अगर तुम अमेरिका जाओ, सर वीजा मिल नहीं रहा, यूएसए कैसे जाएंगे? चले जाना कभी तो। यूएसए में अगर जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को, वहां के सुप्रीम कोर्ट को देता है, वो वाइड पावर है। दैट इज सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में जो वर्ड यूज किया गया है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। बट मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया दैट जब हम जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ वर्ड फॉलो करते हैं तो उसको इतना नैरो इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं। इट ऑल्सो शुड इंक्लूड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस। तो ये भी एक बड़ा ही फेमस केस है, यू शुड बी नोइंग इट इन एंड आउट। नेक्स्ट केस, बहुत ही फेमस केस, विच इज कॉल्ड एज द यूथेनेसिया केस, पॉपुलरली called as euthanasia case but actually technically case अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 केस। तो लिखते चले जाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि यूथेनेसिया क्या होता है। यूथेनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग ऐसे सिचुएशन यूज किया जाता है मेडिकल ग्राउंड पे, ऐसे कोई सिचुएशन हो जाए कि डॉक्टर्स को लगे या मेडिकल बोर्ड को लगे, हॉस्पिटल को लगे कि इनकी रिकवरी करीब करीब नामुमकिन है। तो कभी कभी होता है, बड़ा सैड होता है लेकिन होता है, कि मौत इज अ बेटर ऑप्शन देन जिंदगी। सो ये पॉसिबल जरूर है दैट मौत इज अ बेटर पार्ट देन जिंदगी। ऐसे सिचुएशन में जब डॉक्टर्स की एडवाइस पे, मेडिकल बोर्ड की एडवाइस पे अगर मर्सी किलिंग कर दी जाए तो यूथेनेसिया कहलाता है। सो देखा जाए तो ये बड़ा पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्सिकल ये है कि क्वेश्चन ये है कि राइट टू डाई क्या राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है? व्हाट अ थॉट। ओके, हम वहां हैं जहां से खुद हमको भी खुद अपनी खबर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। क्या थॉट है? क्या राइट टू लाइफ इंक्लूड्स, यानी कि आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू डाई? $1 million क्वेश्चन। यही क्वेश्चन पूछा गया इन दिस केस विच इज अ वेरी सैड केस ऑफ अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। अरुणा शानबाग एक लेडी नर्स थी जिनके साथ एक सेक्सुअल ऑफेंस हुआ और सेक्सुअल ऑफेंडर जो था उन्होंने उसने अरुणा शानबाग की गर्दन में एक चेन से उनको स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की। जिस प्रोसेस में अरुणा रामचंद्र शानबाग की मृत्यु तो नहीं हुई लेकिन उनको कुछ ऐसी इंजरीज हो गई कि जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। और ये कोमा का जो सिचुएशन था वो वेंट ऑन फॉर सेवरल डेकेड्स। किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, KEM हॉस्पिटल मुंबई के जो स्टाफ था उन्होंने इंसानियत को प्राउड करने वाला इवेंट किया। उन्होंने ऐसा एक्शन लिया, उन्होंने अरुणा शानबाग की ऐसी सेवा करी जैसे लोग अपने परिवार की करते। 2010 तक आते आते अरुणा शानबाग की शारीरिक जो तकलीफें थी वो इतनी ज्यादा हो गई कि उनकी एक फ्रेंड पिंकी वीरानी ने ये एक केस डाला विच वॉज कॉल्ड एज अरुणा शानबाग वर्सेस पहले स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस था, बॉम्बे हाईकोर्ट में था। और उन्होंने डिमांड किया कि यूथेनेसिया अलाउ किया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले तो इसको मना कर दिया, बोला कि ये अलाउड नहीं, बिकॉज यूथेनेसिया नाम का कोई लॉ इंडिया में अलाउड नहीं, पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं। ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट और यहां से एक मुद्दा, एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई, क्या राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द वर्ड राइट टू डाई या इंक्लूड्स राइट टू डाई? मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट था। और जो मैं ये शेयर बोल रहा हूं ये एक्चुअली अरुणा रामचंद्र शानबाग केस के पहले पार्ट में जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भी वर्ड यूज किया था। बिकॉज अल्टीमेटली कभी कभी ये नहीं समझना था कि जिंदगी बदतर है कि मौत बदतर है और फिर व्हाट टू डू। नाउ द पॉइंट हियर इज, इस पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जरूर एक्सेप्ट कर लिया दैट इंडिविजुअल हैज अ राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आर्टिकल 21 में था लेकिन ये कंप्लीटली अलाउड नहीं हुआ था बिकॉज तब तक कोई लॉ नहीं बना था।
फार लेटर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफाई कर दिया और इसका एक प्रोसीजर भी बना दिया। एक लिविंग विल होता है और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, अगर ऐसे कोमा वाली सिचुएशन होती है तो किस तरह से यूथेनेसिया का प्रोसीजर किया जाएगा। अल्टीमेटली एक दरवाजा खुल गया था बिकॉज ऑफ अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो बात अलग है कि अरुणा शानबाग वाले केस में अरुणा शानबाग को अलाउ करने के बावजूद पैसिव यूथेनेसिया अंडर सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अरुणा शानबाग की नेचुरल मृत्यु हुई थी। लेकिन ये दरवाजा खुलना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि क्या राइट टू डाई इज इंक्लूडेड विद इन द फैक्टर ऑफ राइट टू लिव। और अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल मत घबराना, अब ये 100% क्लैरिफाइड है बिकॉज कॉमन कॉज केस भी हो गया और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन भी कर दिया कि क्या ऐसे एक्चुअली लिविंग विल बनाया जाएगा, एफिडेविट कौन साइन करेगा, मजिस्ट्रेट की जरूरत है या नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो फॉर द टाइम भी अगर तुम्हें सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा राइट टू डाई इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21, एकदम बिंदास विदाउट थॉट आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें एक पुरानी दास्तान को दोबारा याद दिलाएगा वो है गोलकनाथ केस। ये केस पुरानी दास्तान क्यों है सर? पुरानी दास्तान इसलिए बिकॉज ये केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की कहानी का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी एक कहानी है, वो भूली दास्तान जो फिर याद आ गई। सो सिचुएशन ये है क्योंकि अब रिसेंटली फिर से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की कहानी है वो फिर से जाग रही है। ओके, हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने राज्यसभा में इसके बारे में कमेंट कर दिया है। जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बोला है कि नो वी स्टैंड बाय दैट डिसीजन। आइदर वेज ये स्टोरी दोबारा आ गई। अब सिचुएशन ये था, इस केस का नाम है आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। अरे 1967 का ये केस एक बहुत ही मैसिव लैंडमार्क जजमेंट था। पहले लड़ाई हो रही थी, किस पर लड़ाई हुई थी? लड़ाई थी एक साइड पे आर्टिकल 13 की, दूसरी साइड पे आर्टिकल 368 की। जी आर्टिकल 13 क्या था? आर्टिकल 13 बोलता है बेटा जो करना कर लो, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं करना। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट टू बी टच्ड बाय द स्टेट, नाइदर एग्जीक्यूटिव नॉर लेजिस्लेटिव एक्शन। दूसरी साइड पे था आर्टिकल 368। तो एक साइड पे हो गया 13, दूसरी साइड पे हो गया 368। 368 बोलता है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पावर और पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सारी लड़ाई झगड़ा था 13 और 368 का। अभी के लिए तुम प्रीलिम्स की तैयारी करो, इससे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है नहीं। तो 13 और 368 की लड़ाई चल रही थी और ये बड़ी शुरुआती लड़ाई थी। पहला एक केस हुआ था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वो 1951 का था। फिर सज्जन सिंह केस हुआ 1964 का केस था। दोनों टाइम पार्लियामेंट जीता, यानी कि 368 को बोला तुम 13 को जिस मर्जी तरह से चेंज कर सकते हो। आईसी गोलकनाथ केस वो एक लैंडमार्क केस था जिसने ये कहानी पलट दी। पहली बार आईसी गोलकनाथ केस ने बोला फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एमिनेबल, यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को तुम 368 को यूज करके पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकता। ओह धमाका हो गया। लाइन बड़ी फेमस हो गई, फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसैंक्ट। सेक्रोसैंक्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट यहां पर ये बोला, इन्होंने एक नई ऑब्जर्वेशन बोली। इन्होंने बोला आर्टिकल 368 है ना, वो केवल प्रोसीजर देता है, वो पावर नहीं देता टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वाह, ये वाली बात सही है। तो प्रोसीजर तो बताया गया लेकिन पावर नहीं दिया गया। तो उन्होंने बोला कि पावर कहां से होगा? तो बोला ये ना आर्टिकल 246 से आ रहा है, वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वाले से। ये पावर वावर नहीं दे रहा, आर्टिकल 368 केवल प्रोसीजर बता रहा है। वो बात अलग है कि ये बाद में काफी हद तक चेंज कर दिया गया, लेकिन आईसी गोलकनाथ केस ने वहां से कहानी स्टार्ट कर दी, जहां के बाद मैडम इंदिरा गांधी की सरकार ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 निकाला और उस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को हमने चैलेंज कर दिया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। जिस बच्चे ने, जिस भी एस्पिरेंट ने जिंदगी में एक बार भी ये सोचा हो कि भाई मैं एग्जाम दूंगा, आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा या बनूंगी, और उसने गॉगल्स लगा के धमाकेदार एंट्री वाले वीडियोस देखे और बोला मम्मी आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बनेगा, चाहे उसने उसके बारे में कुछ पढ़ाई की हो चाहे ना की हो, एनसीईआरटी खोली हो ना खोली हो, लक्ष्मीकांत देखी हो ना देखी हो, सिद्धार्थ अरोरा के वीडियोस देखे हो या ना देखे हो, उसको भी मालूम है कुछ कुछ तो होता है, कोई ना कोई तो ऐसा लॉ है जिसे बोला जाता है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। मुझे इतना यकीन है, होता है कि तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो, लेकिन केशवानंदा भारती नाम अमर है पॉलिटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये वो केस था जिसने 2-3 मेजर चीजें की। एक तुम्हें अभी अभी जो मैंने आईसी गोलकनाथ की कहानी सुनाई,
आईसी गोलकनाथ केस को ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 368 के एम्बेड के बीचों बीच आते हैं, यानी कि आर्टिकल 368 अमेंड कर रहा है तो फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट। एक हो गया ये। दूसरा ये उन्होंने एक बहुत ही मेजर डॉक्ट्राइन दे दिया। इस डॉक्ट्राइन के बारे में सर कितना भी बोलोगे कम है। मैं अपने क्लास में 4-4 घंटे पढ़ा देता हूं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और मेरे ख्याल से हर सीरियस एस्पिरेंट को ये सब मालूम होना चाहिए, और ना मालूम भी हो ये तुम्हें समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज आगे आने में और ऐसी जजमेंट्स आने वाली है। ये मामला अभी खत्म हुआ नहीं है। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एसेंशियली क्या था, बिल्कुल मोटा मोटा बताया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एसेंशियल फीचर्स है उनको नहीं लिया जा सकता, बाकी सबको आप अमेंड कर दो। वो जो एसेंशियल फीचर्स है उसके कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लेक्स रेक्स, जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म एटसेट्रा। ये जो एग्जाम्पल है इसमें एटसेट्रा वर्ड सुना तुमने, गौर फरमाया तुमने, हमने एटसेट्रा वर्ड यूज किया। वाह सर वाह, क्या वर्ड यूज किया आपने, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एटसेट्रा है। यानी कि ये ओपन लिस्ट थी, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं थी, ये एक ओपन लिस्ट थी। इन अदर वर्ड्स इट इज एन इवॉल्विंग आइडिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर की जिम्मेदारी ली, बोला ये हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनमें से कौन से को अलाउ करेंगे और कौन से को नहीं अलाउ करेंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ ऐसा लॉ बनाया है, कुछ ऐसा अमेंडमेंट किया है, कुछ ऐसा एक्शन किया है, स्टेट की बात कर रहा हूं, जो फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट करता है, तो हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, बाकी बिंदास जिंदगी काटो। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसका मतलब है ये लिमिट्स द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और लिमिट होना बड़ा जरूरी होता है प्रजातंत्र में। डेमोक्रेसी में हर चीज लिमिटेड होनी चाहिए, कोई भी चीज अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये केस 24 अप्रैल 1973 को आया था। 24 अप्रैल 1973 को जब ये जजमेंट आई थी, अगले दिन के अखबार में इसको नाम दिया गया द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन इस तरह से आ गया प्रीलिम्स में, बड़ी खुशी खुशी आंसर दे देना। आमतौर पे मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी कमेंट, ओके, तो उसके लिए तुम्हें पूरी की पूरी दास्तान लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस इज द मंडल केस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस का एक्चुअली नाम है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। एक और दास्तान थी, तुम तो पैदा नहीं हुए थे, ज्यादातर एस्पिरेंट्स तो इस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन 1990 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने। देन वीपी सिंह गवर्नमेंट ने सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो कि मंडल कमीशन कहलाता है, उनकी रिकमेंडेशन जिसके अनुसार 27% एडिशनल रिजर्वेशन दे दिया गया था फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिनको आज हम अदर बैकवर्ड क्लासेस या ओबीसीज बोलते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर दिया। जब ये इंप्लीमेंट हो गया 27% एडिशनल रिजर्वेशन, तो उस 27% एडिशनल रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट इन अनदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका केस का नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया गया कि माय लॉर्ड ये रॉन्ग है, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, ये एब्सोल्युटली ठीक है, एंड इट इज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। उन्होंने बोला इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, वी थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। प्रीलिम्स के लेवल तक तुमको यहां तक बात समझ जाएगी, लेकिन प्रीलिम्स में कभी कभी टफ हो जाता है। बहुत टफ हो गया तो क्या करने का, घबराने मत। 2-3 चीजें एक्स्ट्रा पूछी जा सकती है, जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। ओके, अब यहां पर ना स्कोप है ना मैं यहां पे बैठ के तुमको समझा सकता हूं। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कि इन क्रीमी लेयर ऑन द बेसिस ऑफ या तो इनकम या द बेसिस ऑफ होल्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, या फिर ग्रुप ए ग्रुप ऑफिसर्स के बच्चे, उनको ओबीसीज के लेवल पे, मैं यहां फिर बोल रहा हूं ये ओबीसीज की बात हो रही है, केवल अदर बैकवर्ड क्लासेस वाला 27% रिजर्वेशन जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी, अगर वो है तो उनको ओबीसी रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं मिलेगा। ऑल्सो यहीं से फॉर्मली, ये वैसे इनिशियली ये एमआर बालाजी केस में पहले से आ गया था, लेकिन फॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट स्टेट की थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगी। वाज दिस केस विच वॉज द इंदिरा साहनी केस। तो तुम लोग बहुत बार अखबारों में, न्यूज़पेपर में सुनते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे, अरे 50% रिजर्वेशन। ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कहां से आया, वो यहां से आया। शुरुआत तो एक्चुअली एमआर बालाजी से हुई थी, लेकिन इंदिरा साहनी केस में उसे फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया गया था। ये केस इसीलिए क्योंकि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन से डील करता है, इसलिए पॉपुलरली इसे मंडल केस कहा जाता है। एक केस बहुत ही फेमस हुआ था,
इस केस को आधार केस कहा गया था। आधार केस का एक्चुअली नाम है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो पहले तो पूरा नाम लिख लो, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये आधार जजमेंट था। आधार जजमेंट में आधार कार्ड की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया गया था कि यूआईडीएआई वाले कर रहे हैं, मेरा रेटिना स्कैन ले लेते हैं, मेरे फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, मैं क्यों बनाऊं अपना आधार कार्ड, क्या ये मेरी प्राइवेसी के राइट के खिलाफ है? क्या पता, तो तुम्हारा राइट टू प्राइवेसी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। हाँ, इस केस के बाद से राइट टू प्राइवेसी वाज हेल्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 बाय द जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस। इससे पहले भी राइट टू प्राइवेसी पे बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, लेकिन टिल दैट टाइम 50s में 60s में मेनी टाइम्स मेनी नंबर ऑफ केसेस वर पुट ऑन द ambit or on the discussion whether it is article 21, whether it is covered under fundamental rights or not. But it was far later in 2018 when justice case Puttaswamy case में आया कि right to privacy will be held under article 21 if I am not wrong। ये या तो 2020 में या 2021 में या 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। वाह क्या मेमोरी है, पर आया जरूर हुआ है। तो एक बार चेक कर लो राइट टू प्राइवेसी कहां से आया हुआ है। उसमें एक लंबी चौड़ी चॉइस दी हुई है, ओके, उसमें लिखा है आर्टिकल 21 एंड राइट टू फंडामेंटल राइट। तो एक बार तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो तुम्हें अचानक रियलाइज होगा कि मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूं। अभी बैठे बैठे हमारे पास 3-4 तो ऐसे क्वेश्चन आ ही चुके हैं जो कि राइट टू प्राइवेसी वगैरह वगैरह से डील कर रहे हैं। वन वेरी फेमस केस, अगेन पॉपुलरली कॉल्ड एज द शाहबानो केस। नाम इज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985-86। उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको याद रख सकते हो। अब जी इसको शाहबानो केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक और बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिर से बहस छिड़ी पड़ी है। वैसे ये हर टाइम ही छिड़ी रहती है, लेकिन अभी फिर से छिड़ गई है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है? अलग अलग टाइप्स के लॉज होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉ, फौजदारी, एक होता है सिविल लॉज, दीवानी वाले लॉज, एक होता है पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज में तुम्हारे पर्सनल मैटर्स, मैरिज, एडॉप्शन, डिवोर्स, मेंटेनेंस, ये सारी चीजों का, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें पर्सनल लॉज में आती है। अब इंडिया में सिचुएशन ये है कि जो पर्सनल लॉज है वो अलग अलग है। इन अदर वर्ड्स इट्स बेस्ड अपॉन रिलीजन। हिंदूज के लिए हिंदू लॉज, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉज, पारसी के लिए स्पेशल मैरिज लॉज एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो सिचुएशन यहां पर यह था क्या सारे के सारे पर्सनल लॉज को सिंगुलर बनाया जा सकता है कि नहीं? दैट इज द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या हम एक ग्रुप ऑफ पर्सनल लॉज बना सकते हैं या नहीं? सो इस केस में, शाहबानो केस में सिचुएशन ये हो गई थी कि एक हमारे पास एक लॉ है विच इज कॉल्ड सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है तुम्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, तुम कॉपी कर लो। सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में एक प्रोविजन है कि अगर तुम्हारी वाइफ या एंड दैट टू आल्सो आफ्टर डिवोर्स, वाइफ या फिर माइनर चिल्ड्रन या एजिंग पेरेंट्स, अगर वो अपना फाइनेंशियल मेंटेनेंस नहीं कर सकते, दे आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्फ, तो ये तुम्हारी क्रिमिनल लॉ में जिम्मेदारी हो जाती है। मैंने फिर बोला ये क्रिमिनल लॉ में जिम्मेदारी हो जाती है कि तुम उनको फाइनेंशियली मेंटेन करो, उनका खर्चों का ख्याल रखो। ये द सिचुएशन इज क्रिमिनल लॉ। पर्सनल लॉ में, मुस्लिम मैरिज एक्ट में ये मना है कि हस्बैंड जब एक बार डिवोर्स कर देता है तो उसको फाइनेंशियल मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट मना है। तो ये केस एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट था। क्रिमिनल लॉ बोलता है कि आपको फाइनेंशियली मेंटेन करना पड़ेगा, पर्सनल लॉ बोलता है फाइनेंशियली मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। जब ये लड़ाई हो गई कि कौन जीतेगा, क्रिमिनल लॉ जीतेगा कि पर्सनल लॉ जीतेगा, वहां पर यह केस हुआ विच वॉज कॉल्ड एज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985। तो राइट टू एलिमनी, एलिमनी वही होता है जो शादी के बाद, सॉरी डिवोर्स के बाद जो फाइनेंशियल पेमेंट देनी पड़ती है टू द मुस्लिम वुमेन और फॉर दैट मैटर टू एनी वुमेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन अ मुस्लिम वुमेन विल गेट एलिमनी आफ्टर डिवोर्स इवन दो इट इज नॉट अंडर मुस्लिम मैरिज एक्ट। वो पर्सनल लॉ में नहीं है, लेकिन सेक्शन 125 में ये देना पड़ेगा। देयर इज नो वे
कि यू कैन एस्केप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग एलिमनी अंडर सेक्शन 125। यहां से एक डिमांड स्टार्ट हुई, डिमांड तो पहले भी थी लेकिन यहां से डिमांड ज्यादा हो गई कि यार ये ना हर टाइम ऐसे कंफ्यूजन नहीं अच्छी लगती, व्हाई नॉट मेक अस और फॉर इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको क्लियरली बोल रहा है द स्टेट शैल स्ट्राइव और टेक स्टेप्स टू इन्फॉर्म और एनफोर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या ये हुआ है? नो। क्या ये होगा? पता नहीं। आएगा? क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये सब देखेंगे मेंस के एग्जाम में। इतने से टाइम में मैंने तुम्हारे कितने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स खत्म कर दिए, और अगर तुम इतना भी कर लो तो यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस इन योर प्रिपरेशन। सो अब तुम समझ ही सकते हो, पढ़ने का एक स्टाइल होता है, पढ़ाने का एक स्टाइल होता है, टाइम पास करने का भी एक स्टाइल होता है, लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं आई एंश्योर कि उनके दिमाग के अंदर जाए, उनकी आत्मा में टॉपिक बैठ जाए, उनके डीएनए को इफेक्ट करे, और वो एग्जाम में ऐसे प्रोड्यूस करे कि इवन इन द मोस्ट इंटेंस प्रेशर सिचुएशन तुम आंसर दे पाओगे। अदरवाइज अगर तुम पढ़ना चाहते हो, अगर तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, तुम क्लासरूम में पढ़ना चाहते हो, क्लासरूम में पढ़ो, और तुम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो और उससे पहले तुम देखना चाहते हो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, 7 डेज फ्री ट्रायल है, यूज द कोड सेड लाइव, इस कोड को डोंट मिस, द कोड सेड लाइव कोड यूज करो, आपका स्वागत है। 7 दिन बिंदास देखो कैसे हम पढ़ाते हैं। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। Make sure that you give yourself a reasonable chance to crack this exam. You're a wise gang of students. Take a wise decision, but take it now. If you like this video, like, share, and subscribe. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.